स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में वो आज हम जानेंगे। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। तो कलम कापी उठाइए और आ जाइए। तो धातु किसे कहते हैं और अधातु, इससे पहले हम जानेंगे तत्व कितने होते हैं। तो तत्व अभी तक खोजा जा चुका है 118, लगभग 118 तत्व खोजा जा चुका है। इन तत्वों को विशेष गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया, धातु और अधातु। धातु और अधातु में तो धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे। तो धातु लगभग 118 में 93 धातु पाए जाते हैं लगभग, और 18 अधातु पाए जाते हैं। अब कहोगे कि तो हुआ ही नहीं, तो जो बचे कुचे हैं 7 उन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, ये पहले हम लोग जानेंगे। तो धातु वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हो, उन्हें हम धातु कहेंगे। जैसे मान लो सोडियम है, इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये धन हो जा रहा है, धन विद्युतीय हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको धातु कहते हैं। तो वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। अधातु किसे कहेंगे, तो अधातु वह होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निगेटिव यानी ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन क्या करेगा, इसके बाहरी कक्ष में यानी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बना लेता है, तो इसे हम अधातु कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधातु वह तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। और उपधातु उन्हें कहते हैं जो दोनों के गुणधर्म दर्शाता हो, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं तो अभी तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। तो आइए अब हम भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है अवस्था। तो अवस्था में कैसे होते हैं, तो जितने भी धातु होते हैं सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, केवल बजाय किसके, पारा के। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं। तो ये याद रखना, ये अपवाद है। अवस्था में सभी धातुएं ठोस होती हैं, और पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती हैं, द्रव होती हैं। धात्विक चमक एक विशेष गुणधर्म पाया जाता है धातुओं में, धात्विक चमक, अर्थात जो जितने भी धातु होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। रूप, अब इसका रूप कैसा होता है, तो इसे देखने में और छूने में हमेशा इसका रूप कठोर होता है। धातु कठोर अवस्था यानी कठोर और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कैसे होते हैं धातु। तो इनका रूप, सबका रूप तो कठोर होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मुलायम होती हैं। क्या होती हैं, मुलायम। ये मुलायम होती हैं, जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। आगे आता है आघातवर्धता। आघातवर्धता किसे कहते हैं, तो आघातवर्धता, अगर हम किसी धातु को
कोई भी धातु है अगर हम पीट करके पतली चादर बना सकते हैं तो उस प्रक्रिया को हम आघात वर्धता कहते हैं। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धता किस में पाई जाती है? तो सोने में पाई जाती है, सोना और चांदी में। चांदी यानी सिल्वर, सोना और चांदी में सबसे ज्यादा, यानी AU एंड AG। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा आघात वर्धता पाई जाती है। ठीक है। तन्यता, तन्यता क्या होती है? तो धातु को खींच करके पतले तार बनाए जा सकते हैं, इस गुणधर्म को हम तन्यता कहते हैं। ठीक, तो AU यानी सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। ध्वनिक, अगला पॉइंट है ध्वनिक यानी सोनोरस, इस प्रक्रिया को हम सोनोरस भी कहते हैं। तो धातु को पीटने पर या किसी ठोस वस्तु से टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस गुणधर्म को हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। सुचालकता, तो सभी धातुएं, जितने भी धातु हैं वो विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे, अगर एक तरफ लोहा आप पकड़ लीजिए और एक तरफ गर्म करें तो आपको जलन जरूर होगा। आगे है गलनांक एवं क्वथनांक। जितने भी धातु हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी ये गलते नहीं है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो बहुत जल्दी गल जाते हैं, जैसे सोडियम, क्योंकि ये मुलायम था, और पोटेशियम ये भी मुलायम था तो ये जल्दी गल जाएगा। और एक होता है गैलियम, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। गैलियम सामान्य ताप पर भी पिघल जाता है, तो इसका गलनांक बहुत कम होता है, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्म देखेंगे। तो आइए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अवस्था, सबसे पहला अवस्था। तो अधातुओं के अवस्था में क्या होता है? तो ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों अवस्था में ये पाई जाती हैं। ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में अधातुएं पाई जाती हैं। जैसे सल्फर ठोस होते हैं, सल्फर ठोस होते हैं, और ब्रोमीन द्रव होते हैं, और गैस में क्लोरीन या और कोई बहुत हैं, ठीक, ज़्यादा नहीं है मतलब। तो सल्फर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, क्लोरीन या ऑक्सीजन ये सब गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है धात्विक चमक। तो सभी अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट, आयोडीन और हीरा, इन तीनों में धात्विक चमक पाया जाता है, यानी ये धातु की तरह चमकीले होते हैं, चमकते हैं। रूप, इनका रूप कैसा होता है? तो इनका रूप मुलायम होता है, लेकिन एक और याद रखिएगा कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर अधातु होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अधातु कठोर होते हैं या मुलायम। तो इनका रूप तो मुलायम होता है, सभी अधातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तन्यता, तो इनमें तन्यता नहीं पाई जाती है, यानी ये तन्य नहीं है। फिर आघात वर्धता, इनको पीट करके पतली चादर हम नहीं बना सकते हैं, ना तन्य होती हैं ना तो इन्हें हम पीट करके पतली चादर बना सकते हैं। फिर सुचालकता, तो इनमें सुचालकता नहीं होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालकता नहीं पाई जाती है। लेकिन केवल एक अधातु है
जो विद्युत का सुचालक होता है वो है ग्रेफाइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। तो आगे इसके आगे देखेंगे हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला है धातु का वायु में दहन। तो धातु का जब वायु में हम दहन कराएंगे तो धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। धातु का जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएंगे तो धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। यहां पर देख लीजिए, कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे हम गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यहां पर देख लीजिए, एल्युमिनियम एक धातु है, धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। हमेशा धातु जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी धातु का हम जब दहन करते हैं वायु में, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है और वो क्षारकीय प्रकृति की होती है। लेकिन कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति के होते हैं तो उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वह धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति रखते हैं तो उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अर्थात अगर धातु ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। वही चीज अगर वही धातु ऑक्साइड अगर क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। तो जो दोनों प्रकृति रखते हैं वह धातु ऑक्साइड जो दोनों प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय भी होते हैं और क्षारकीय भी होते हैं, तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण हो रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण हो रहा है जो कि एक लवण है और साथ में जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आइए आप देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा, जल के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो धातु ऑक्साइड जल में फिर से अभिक्रिया कर लेता है जल से और धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ अभिक्रियाशील धातु जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो तुरंत जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, उसके बाद में धातु हाइड्रोक्साइड जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं और उसमें से ऊष्मा बहुत तेजी से निकलता है। तो यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो निम्न अभिक्रियाशील हैं, जो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, जैसे कैल्शियम। ये क्या करते हैं? ये H2O यानी जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन ऊष्मा नहीं निकालते हैं, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे एल्युमिनियम भाप के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं। उसी तरह आयरन, तो ये भी जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ये रहा नोट्स और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे तीसरा, अम्ल से अभिक्रिया। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सीधा देख लीजिए, जिंक धातु और आयरन धातु, इधर देख लीजिए, ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं। आयरन
सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेनेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन एक अम्ल है HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है और ना ही लवण का निर्माण करता है। ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है और वहां पर जल का निर्माण हो जाता है। तो ये याद रखिए, ये केवल नाइट्रिक अम्ल मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। ये ऑक्सीकारक के रूप में H2O यानी जल का निर्माण करके NO2 या N2 या NO का निर्माण कर लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो इतना याद रखिए कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम दो धातु से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर दूसरे धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और H2O बनाएगा। तो आइए आप देखते हैं सक्रियता श्रेणी। तो धातु को अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित सूची रखी गई है तो उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो जो सबसे उच्च अभिक्रियाशील होते हैं उनको ऊपर रखते हैं और सबसे निम्न अभिक्रियाशील होते हैं उनको सबसे नीचे रखते हैं। तो सबसे उच्च अभिक्रियाशील पोटेशियम और सोडियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो पोटेशियम सोडियम बहुत उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं जो तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जिसे जस्ता भी कहते हैं, फिर आयरन, लेड यानी सीसा, कापर जिसे तांबा भी कहते हैं और मरकरी जिसे पारद या पारा भी कहते हैं, और सिल्वर यानी चांदी और गोल्ड यानी सोना। तो इतने हैं, इनको सूची में रखा गया है अभिक्रियाशीलता के आधार पर। सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातु सोना और चांदी होते हैं और सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम और सोडियम होते हैं। इनमें से जो लेड के ऊपर हैं, सीसा के ऊपर जितने भी धातु हैं वो तनुकृत अम्ल, तनु अम्ल से यानी HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तनु अम्ल है। ये पोटेशियम से अगर अभिक्रिया कर रहा है तो इसमें से क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया कर लेगा और ये पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा तथा इस हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देगा। तो ये याद रखिएगा कि लेड से ऊपर जितने भी धातु हैं ये उच्च अभिक्रियाशील हैं, जो क्या करते हैं, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जितने भी उच्च अभिक्रियाशील है अपने से कम, जितने भी उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु से क्लोरीन जैसे लवण विलयन, जितने भी लवण विलयन होते हैं उनसे लवण विलयन से वो लवण विस्थापित कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड ये है और साथ में अगर इससे कैल्शियम धातु से उच्च अभिक्रियाशील सोडियम अगर है तो ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्लोरीन को विस्थापित कर देगा और ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा और कैल्शियम बचेगा। आप नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। आगे हम देखेंगे आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। हमें पता है कि धातु में प्लस चार्ज होते हैं और अधातु में
माइनस चार्ज होते हैं जो आपस में जुड़ करके स्थिर वैद्युत बल से जुड़ करके ये आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिक जैसे हमेशा पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, इनके डॉट यानी इलेक्ट्रॉन डॉट से समझाइए। तो यहां पर देख लीजिए सोडियम क्लोराइड, कभी कभी पूछ लिया था कि सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन डॉट से समझाइए। आयनिक यौगिक ये होता है। तो सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आप जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। अंदर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन में 2, 8 और 7 यानी बाहरी कक्ष में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से दर्शा देते हैं। अब ये दोनों जब आपस में अब क्रिया करेंगे, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। हम पहले ही बता चुके हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अपवाद केवल हाइड्रोजन है, ये भी याद रखिएगा। अपवाद हाइड्रोजन केवल है जो अधातु होते हुए भी धन पॉजिटिव रहता है। तो इधर देख लीजिए क्या होता है कि सोडियम जब क्लोरीन से अपक्रिया करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये दान कर देगा। तो और ये ग्रहण करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो इसको दर्शाने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए इस तरह लिख सकते हैं कि सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्लस लगा सकते हैं, फिर क्लोरीन, और क्लोरीन के 2, 2 4 और 2 6 और 1 7, और ये इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा, ग्रहण कर रहा है, और ये बनाएगा सोडियम फिर यहां पर क्लोरीन, तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट के द्वारा इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ। कभी कभी पूछ लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो उसका भी हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैग्नीशियम आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का ये सोडियम क्लोराइड का है। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है कि मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी 2, 8, 2, और क्लोरीन का आपको मालूम ही है कि क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब इसमें देखेंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, इसके 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहां पर हम क्लोरीन 2 ले लेते हैं और 2 क्लोरीन से इसको अपक्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी 2, 2 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ से फिर यहाँ कर देंगे, या 2 क्लोरीन आप बना सकते हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख चुके होंगे, तो इसको मिटा करके हम बता दे रहे हैं इसको। यहाँ से Cl2 हटा करके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पर 1 क्लोरीन लिख करके उसी तरह बना दीजिए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोरीन से अपक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये निगेटिव चार्ज रहता है। तो इस तरह से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो आयनिक यौगिक का निर्माण हम जान गए हैं। तो आगे देखेंगे आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो ये आयनिक यौगिक जितने भी हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं,
कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। इन्हें पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको पीटने पर ये टूट जाते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। गलनांक ये जल्दी गलते नहीं हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव और निगेटिव स्थिर वैद्युत बल से बनते हैं तो बहुत ज़्यादा गलनांक उच्च गलनांक के हो जाते हैं और इनका क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1074 केल्विन होता है, 1074 केल्विन होता है। तो इनका सुचालकता क्या होता है? तो सुचालकता इनका क्या होता है? ये द्रव अवस्था में जब होते हैं, जब ये द्रव अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत का सुचालक करते हैं, जबकि ये जब ठोस अवस्था में होते हैं तो ये सुचालक नहीं होते हैं। अब द्रव में जब ये हैं तो सुचालक क्यों होंगे? क्योंकि इनमें पॉजिटिव यानी सोडियम है और क्लोरीन है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें सुचालकता होती है। जबकि जब ठोस हो जाते हैं तो स्थिर वैद्युत बल में ये बढ़ जाते हैं, इसलिए इनमें सुचालकता ठोस होने पर नहीं होती है। तो आइए अब देखते हैं धातुओं की प्राप्ति, हम धातु कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले जानेंगे हम खनिज के बारे में, फिर अयस्क, फिर धातु क्रम। इन टॉपिक के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो धातु हमेशा फ्री अवस्था यानी मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में। तो प्रकृति में पृथ्वी की भूपर्पटी, हमें पता है कि जो भूपर्पटी है यानी वो हमारी पृथ्वी है जो परतों में बटी हुई है। तो इस परपटी यानी इस परत को हम भूपर्पटी कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु को हम खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी में धातु जब पाया जाता है तो उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक, फिर अयस्क, तो वह धातु यानी वह खनिज, जो खनिज है ऐसे खनिज जिनको हम आसानी से निकाल सके, कम खर्चे में निकाल सके और जिसका उपयोग बहुत जरूरी हो, तो उसको हम अयस्क कहते हैं। यानी ऐसे खनिज जिसको आसानी से निकाल सकें कम खर्चे में, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक, फिर आगे है धातु क्रम। तो अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। तो आइए आप जानते हैं धातु क्रम की प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। अयस्क जब हम निकाल लेते हैं, जो हम खुदाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अयस्क। अब इस अयस्क का हम सबसे पहले सांद्रण करेंगे। अयस्क का हम सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण यानी समृद्धिकरण या समृद्धिकरण कह सकते हैं इसे। तो अयस्क का सांद्रण या समृद्धिकरण करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम अयस्क निकालते हैं कोई, तो मान लो कोई धातु है, ये धातु, इस धातु में ऊपर से मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी होते हैं इसके ऊपर चिपके रहते हैं। तो इसको साफ करने की प्रक्रिया को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आप चाहे मिट्टी धो करके निकाल दें, पानी से निकाल दें, या इसको किसी ब्रश से निकाल दें, या किसी तरह भी निकालें, तो इस प्रक्रिया को हम अयस्क का सांद्रण या समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्क को जब निकालते हैं तो उस पर धूल, कंकड़, मिट्टी लगी रहती है। इस धूल, कंकड़, मिट्टी को हम गैंग कहते हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि गैंग किसे कहते हैं। तो अयस्क के ऊपर जो निकालते हैं हम धातु, उसके ऊपर कंकड़, धूल, मिट्टी लगी होती है, उसको हम गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं,
या मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी पूछ लिया था कि मैट्रिक्स या गैंग किसे कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि गैंग किसे कहते हैं, मैट्रिक्स या गैंग किसे कहते हैं। तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क के सांद्रण के बाद हम जानते हैं कि धातुओं को उच्च अपक्रियाशील, मध्य अपक्रियाशील और निम्न अपक्रियाशील में विभाजित किया गया है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उच्च अपक्रियाशील, उच्च अपक्रियाशील धातु, दूसरे होते हैं मध्य अपक्रियाशील, मध्यम अपक्रियाशील, और होते हैं निम्न अपक्रियाशील। तो ऐसे धातु होते हैं जो बहुत जल्दी से अपक्रिया कर लेते हैं, उन्हें उच्च अपक्रियाशील कहते हैं। जो बहुत धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं उन्हें मध्यम अपक्रियाशील कहते हैं। और निम्न अपक्रियाशील जो जल्दी अपक्रिया किसी से नहीं करते उन्हें हम निम्न अपक्रियाशील कहते हैं। हम अभी बता चुके हैं कि सबसे उच्च अपक्रियाशील ज़्यादातर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब धातुएं हैं। और मध्यम अपक्रियाशील में जिंक, आयरन, कॉपर ये सब हैं। जबकि निम्न अपक्रियाशील में मरकरी यानी पारा या पारद या सिल्वर या गोल्ड ये धातुएं निम्न अपक्रियाशील होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग उच्च अपक्रियाशील धातु को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं ये जानेंगे। तो उच्च अपक्रियाशील धातु को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसको सिर्फ क्या करते हैं, विद्युत अपघटन इसका करते हैं। गलित अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करते हैं। जब ये उच्च अपक्रियाशील को हम चाहते हैं, उच्च अपक्रियाशील धातुओं को जब हम निकालना चाहते हैं तो उनका हम गलित अवस्था में, गलित में अवस्था में विद्युत अपघटन उनका करेंगे तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगा, हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इसमें क्या करते हैं, मान लो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम उच्च अपक्रियाशील धातु है। अगर इसको हम चाहिए, हमें इसमें से सोडियम अगर हमें चाहिए शुद्ध धातु के रूप में तो हम इसका विद्युत अपघटन कराएंगे। इस उच्च अपक्रियाशील को हम कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम गलित अवस्था में धातु, गलित अवस्था जो है अयस्क सांद्रण के बाद में इसमें डाल देते हैं और इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो ये प्लस ये माइनस, यानी ये कैथोड और ये एनोड। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मान लो इसमें सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड इसमें गलित अवस्था में है, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग टूटेंगे। तो सोडियम प्लस चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इसमें सोडियम क्या होगा कि सोडियम धातु जो है वो कैथोड की तरफ जा करके निक्षेपित हो जाएगा वहाँ पर, और क्लोरीन गैस एनोड की तरफ से मुक्त हो जाएगी। तो अगला देखेंगे हम लोग मध्यम अपक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो आप नोट्स बनाते चलिए, आगे देख रहे हैं आप, नोट्स बनाते चलिए। आप देखेंगे मध्यम अपक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। तो ये जो मध्यम अपक्रियाशील धातु होते हैं वो 2 अवस्था में पाए जाते हैं। एक होता है धातु कार्बोनेट और एक होता है धातु कार्बोनेट, एक होता है धातु सल्फाइड। तो 2 अवस्था में मध्यम अपक्रियाशील धातुएं पाई जाती हैं। जो धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है वो धातु कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, या तो फिर सल्फर से अपक्रिया करके धातु सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। धातु कार्बोनेट को क्या करेंगे कि हम इसका निस्तापन करेंगे। तो निस्तापन क्या होता है ये पहले जानना पड़ेगा, ठीक। और इसका हम धातु सल्फाइड का भर्जन करते हैं, तो इसमें भी जानना पड़ेगा भर्जन क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये आप अच्छे से जान लीजिए। निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है। तो धातु कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं वायु की बहुत कम मात्रा में, यानी वायु की एकदम सीमित अवस्था में, सीमित वायु की उपस्थिति में हम जब धातु कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये धातु ऑक्साइड में बदल जाता है।
जब हम धातु कार्बोनेट को वायु की सीमित अवस्था में, वायु की सीमित अवस्था में जब इसको हम गर्म करते हैं तो धातु कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि धातु कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो उसे हम निस्तापन कहेंगे वायु की सीमित अवस्था में। जबकि धातु सल्फाइड को जब हम गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ठीक, तो वो भर्जन कहलाएगा और वो बदल जाएगा किसमें? धातु ऑक्साइड में। धातु सल्फाइड किसमें बदल जाएगा? धातु ऑक्साइड में। तो इसको हम कहेंगे भर्जन। तो धातु सल्फाइड को, जो धातु सल्फर के साथ अपक्रिया करके रहता है, धातु सल्फाइड के रूप में रहता है, उसको जब हम गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में तब वो बदल करके धातु सल्फाइड से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको हम, उस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसके बाद में धातु ऑक्साइड का हम अपचयन करवाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? अपचयन कराते हैं। अपचयन आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो अपचयन हम कार्बन की उपस्थिति में कराते हैं। हम कार्बन की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं इस धातु ऑक्साइड का और हमें धातु प्राप्त होते हैं। ठीक, अभी अच्छी तरह से ये धातु प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद में हम धातु का शोधन कराते हैं। धातु का शोधन कराते हैं, उसके बाद हमें धातु प्राप्त होता है। तो आगे इसका निस्तापन का और भर्जन का, इसके कुछ रासायनिक समीकरण है। तो अभी आगे बता रहे हैं हम। पहले हम देख लेते हैं निम्न अपक्रियाशील धातुएं कैसे प्राप्त होते हैं। तो निम्न अपक्रियाशील धातुएं हमेशा अधिकतर धातु सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। धातु सल्फाइड के रूप में पाई जाती है और इनका हम भर्जन कराते हैं जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। तो हमें धातु मिलता है जिसका हम धातु का परिष्करण कराते हैं। धातु का परिष्करण कराते हैं। तो परिष्करण और शोधन एक चीज है। शोधन यानी शुद्ध करने के लिए और परिष्करण मतलब शुद्ध करने के। धातु को थोड़ी बहुत उसमें लगी रहती है कुछ चीज़ें, तो उसको हम शुद्ध करने के लिए धातु का परिष्करण या धातु का शोधन कराते हैं। तो आइए आप देखते हैं रासायनिक अपक्रियाएं किस तरह से धातु प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले उच्च अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे। तो हम बता चुके हैं कि उच्च अपक्रियाशील धातुओं का हम विद्युत अपघटन कराते हैं जिससे कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन जैसे धातु और अशुद्धियां प्राप्त होती हैं। जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम जो होता है ये धातु उच्च अपक्रियाशील होती है। ये जाकर के कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। दूसरा देखते हैं मध्यम अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो मध्यम अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए हम बता चुके हैं कि भर्जन और निस्तापन करते हैं। तो भर्जन उसे कहते हैं जब सल्फाइड अयस्क को, जो सल्फाइड अयस्क है यानी जिंक सल्फाइड यानी धातु सल्फाइड के साथ जुड़ा रहता है, तो ऐसे को हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायु की उपस्थिति में जब हम उसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। तो भर्जन आप जान चुके हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखते चलिए, आगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखते हैं, आगे है जिंक कार्बोनेट। तो हम बता चुके हैं कि धातु सल्फाइड या धातु कार्बोनेट के रूप में मध्यम अपक्रियाशील धातुएं पाई जाती हैं। तो जिंक कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट को हम जब गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, लेकिन वायु की सीमित उपस्थिति होती है वहाँ पर, जिंक कार्बोनेट को वायु की सीमित अवस्था में हम जब गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो गैस बन के निकल जाता है, बचता है जिंक ऑक्साइड। अब इन जिंक ऑक्साइड का यानी धातु ऑक्साइड का हम क्या कराते हैं, इस प्रक्रिया को हम बता चुके हैं निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। जब ये जिंक ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड को हम अब अपचयन कराते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन की उपस्थिति में कार्बन उपचायक के रूप में जब यूज करते हैं,
अपचयन कराते हैं जब इसका, तो अपचायक के रूप में हम कार्बन का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें जिंक, शुद्ध जिंक का प्राप्ति होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अपचयन, सबसे पहले सल्फाइड अयस्क का भर्जन कराते हैं, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन कराते हैं, जिससे हमें धातु ऑक्साइड का प्राप्ति होता है, और उसके बाद में धातु ऑक्साइड का हम कार्बन की उपस्थिति में कार्बन अपचायक के रूप में काम करता है और ये अपचयित कर देता है जिंक ऑक्साइड को, यानी धातु ऑक्साइड को, जिससे हमें शुद्ध जिंक यानी शुद्ध धातु प्राप्त होता है। एक और है जिसे कहते हैं थर्मिट अवक्रिया। तो थर्मिट अवक्रिया पूछा जा चुका है एक बार, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वह अवक्रियाएं ऐसी जिसमें क्या होते हैं, उच्च अवक्रियाशील धातुएं, उच्च अवक्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो अपने से निम्न अवक्रियाशील धातुओं से विस्थापित कर देती हैं ऑक्साइड को। तो ऐसे अवक्रिया को हम थर्मिट अवक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा अवक्रियाशील है, इसलिए एल्युमिनियम आयरन को विस्थापित कर दे रही है और आयरन इधर हो जा रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इस अवक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, जिससे ऊष्मा छिपी होती है। आप देखते हैं रेल की पटरी उटरी जब जोड़ते हैं तो इसी का प्रयोग होता है। इसी तरह होता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण वहाँ होता है तो वहाँ पर एल्युमिनियम लगाया जाता है, या कहीं आप देखेंगे वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ भी यही अवक्रिया होती है, जिसे हम थर्मिट अवक्रिया कहते हैं। तो आप नोट्स बनाते चलिए, आगे देखेंगे हम निम्न अवक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, रासायनिक समीकरण इसका भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम बता चुके हैं कि निम्न अवक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण अगर हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गर्म कर देते हैं उसे, यानी भर्जन उसका कराते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि धातु सल्फाइड से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर निम्न अवक्रियाशील के लिए हम मरकरी ले लिए, तो मरकरी सल्फाइड है यानी धातु सल्फाइड है, जिसको हम वायु की उपस्थिति में ताप देंगे यानी गर्म करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलता है हमें, जिसे हम धातु ऑक्साइड कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। फिर हम इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, फिर से और अधिक ताप दे देते हैं यानी और अधिक गर्म कर देते हैं, जिससे मिल जाता है मरकरी सॉलिड में और ऑक्सीजन निकल जाता है। तो इस तरह से हम निम्न अवक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि हम धातुओं का परिष्करण या शोधन करते हैं। ये हमें प्राप्त हो गए हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो उनका हम उन धातुओं का परिष्करण या शोधन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम विद्युत अपघटन इसका कराते हैं, जो धातु है उनका हम बना लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो विलयन लेते हैं वो लवण का विलयन होता है। मान लो कॉपर सल्फेट है, इस तरह के विलयन हम ले लेते हैं, और अशुद्ध जो धातु होता है उसको हम एनोड बना देते हैं। जो अशुद्ध धातु होते हैं, जैसे ये है मरकरी है, तो उसका हम अशुद्ध धातु मानेंगे, तो उसे हम एनोड बना देते हैं, और शुद्ध धातु का हम कैथोड बना देते हैं। यहाँ पर कैथोड बना दिए हैं, जो निगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम लवण विलयन में इस तरह से जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो अशुद्ध धातु होता है वो गल जाता है, अशुद्ध धातु गल करके इसमें चला आता है, और जा करके जो शुद्ध धातु होते हैं इसमें गलने के बाद में जो शुद्ध होते हैं वो जा करके यहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं, वो जा करके कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। जो अशुद्धियाँ होती हैं वो आ करके यहाँ पर यानी एनोड के तली के नीचे आकर के निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। तो ये हम बता चुके हैं, ये अच्छे से जान लीजिएगा, ये पूछा जाता है। तो आगे हम देखेंगे संक्षारण और मिश्र धातु। तो आप अगर नोट्स लिख चुके हैं तो आइए आप देखते हैं संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, तो पहले चैप्टर में हम संक्षारण के बारे में बता चुके हैं। यहाँ भी जान लीजिए कि जब धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो ये धातुएं संक्षारित होने लगती हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल बताए थे कि लोहे पर जंग लगना और
चांदी पर काली परत चढ़ जाना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है, तो इस तरह को हम संक्षारण कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि मान लो कॉपर है, और कॉपर जब आर्द्रता और वायु के संपर्क में आएगी, नमी के संपर्क में आएगी, तो यह कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। वायु के संपर्क में आएगी तो ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया कर लेगी और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेगी, जिससे कॉपर यानी तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। उसी तरह चांदी यानी सिल्वर आर्द्रता और नमी के संपर्क में जब आती है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे ये सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है, जिससे इस पर काली परत चढ़ जाती है। तो ये होते हैं संक्षारण। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इससे बचने के उपाय, तो बचने के उपाय हम पेंट लगाकर या धातु के ऊपर तेल लगा करके या यसद लेपन करके, तेल लगाकर पेंट लगा करके, पेंट लगा देंगे। उस पर पेंट लगाते हैं लोहे पर, आप देखते ही होंगे कि लोहे पर हम पेंट लगा देते हैं जिससे वो संक्षारित ना हो सके। तेल लगा देते हैं, ग्रीज लगा देते हैं जिससे उसका बचाव होता रहे, वो संक्षारित ना हो सके। यसद लेपन उसे कहते हैं जिसमें जिंक की हम परत चढ़ा देते हैं। जिंक कम अभिक्रियाशील होती है तो जिंक का हम धातुओं पर उसका लेप लगा देते हैं। फिर क्रोमियम का हम लेप लगा देते हैं जिससे उसका संक्षारण ना हो सके। या एनोडीकरण करते हैं। एनोडीकरण क्या होता है कि हम एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन की परत चढ़ा देते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जिससे बहुत दिनों तक इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो एनोडीकरण पूछ सकता है। और आगे है कि हम मिश्र धातु या इसे मिश्रातु भी कहते हैं, मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं इसको। तो मिश्र धातु या मिश्रातु बना करके हम लोहे को या किसी भी धातु को बचा सकते हैं। तो अब हम जान लेंगे कि मिश्रातु या मिश्र धातु किसे कहेंगे। तो मिश्रातु या मिश्र धातु उसे कहते हैं जब एक धातु या अधातु, एक अगर धातु है साथ में एक अधातु, दोनों को अगर मिला देंगे तो मिश्र धातु प्राप्त होता है। हमें एक धातु लेंगे और एक अधातु, दोनों को गला करके जब एक में डालते हैं तो हमें मिश्र धातु प्राप्त होते हैं, जो कि पूरा का पूरा गुण धातु की तरह ही होता है। या हम धातु को धातु के साथ मिलाएंगे, एक धातु और दूसरे धातु अलग टाइप का, अलग प्रकार के धातु से मिला करके मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जो कि पूरा गुण धातु की ही तरह होता है। तो आप मिश्र धातु और धातु के बारे में जान चुके होंगे। और इसमें से कुछ उदाहरण है, कॉपर और जिंक मिल करके मिलाते हैं जब हम, तो पीतल हमें मिश्र धातु प्राप्त होते हैं। जो मिश्रातु होते हैं वो पीतल मिश्रातु है, जो एकदम धातु के गुण के जैसा होता है। पीटने पर ये चपटा हो जाएगा और इसमें से आवाज़ आएगी। तो कॉपर और जिंक को गला करके एक ही दरों में मिला करके उसके बाद जब इसको हम ठोस बनाते हैं तो ठोस अवस्था में हमें मिश्र धातु प्राप्त होते हैं। ठीक, कॉपर को अगर टिन के साथ मिलाएंगे तो हमें कांसा प्राप्त होता है, जो कि एक मिश्र धातु है। लेड यानी सीसा और टिन दोनों मिला करके हम सोल्डर का निर्माण करते हैं। सोल्डर एक मिश्र धातु है। एक और बात याद रखिएगा, अमलगम। तो अमलगम किसे कहते हैं? तो अमलगम ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमलगम क्या होते हैं। तो जब एक धातु या अधातु या धातु में से इसमें से अगर जब हम एक धातु लेते हैं और एक धातु अगर मरकरी है यानी पारा हो, मरकरी को पारा भी कहते हैं या पारद कहते हैं। तो जब मिश्र धातु हम बनाते हैं तो एक धातु कोई भी हो लेकिन एक मरकरी हो यानी पारा हो या पारद हो, तो उस मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। उस मिश्रातु को हम
अमलगम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा कि अमलगम किसे कहते हैं। तो एक धातु दूसरा हो और एक धातु मरकरी हो यानी पारद हो, तो उस ऐसे मिश्रातु को जब मिलके बनते हैं मिश्रातु, तो ऐसे मिश्रातु को हम अमलगम कहते हैं। तो बाज ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। आप नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, अगला चैप्टर कुछ दिन बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।